हाँ जी, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इंस्पायर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत। आज हम आपके सामने जिस उद्देश्य से प्रस्तुत हुए हैं वो है कि इस प्लेटफॉर्म से हम बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स की क्लास चालू कर रहे हैं। हम बात करें यूनिवर्सिटीज की तो लगभग सारी यूनिवर्सिटीज का सिलेबस हम यहाँ पर कवर करवाते हैं, लेकिन मोस्टली हम बात करें तो राजस्थान विश्वविद्यालय, मत्स्य यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी और शेखावटी यूनिवर्सिटी, इनका सिलेबस लगभग सेम है और पेपर का पैटर्न भी सेम। बाकी जो अदर यूनिवर्सिटीज है उनके उनके सिलेबस में कुछ हो सकता है कि चीजें डिफरेंट हो, चीजें घूम फिर के बीएससी में वही पढ़नी होती है, लेकिन जो वहां फर्स्ट ईयर में चल रहा है हो सकता है यहाँ सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो। तो वो बच्चे भी निश्चिंत रहे, उनका सिलेबस भी हम यहाँ पर करवाएंगे, लेकिन वो हमसे बात करेंगे। ओके, चलो अब अपन बात कर रहे हैं कि अपन जो 4 यूनिवर्सिटीज मैंने आपको बताई है उनके सिलेबस और पेपर पैटर्न लगभग मैंने कहा कि सेम है। अपन उसी पे चर्चा करते हुए आगे क्लास को चालू करें। देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मैथमेटिक्स में आप अब तक जो पढ़ के आए हैं वो पैटर्न अलग है, यूनिवर्सिटीज का जो पैटर्न है वो अलग है। नंबर ऑफ पेपर्स, अगर हम यहाँ पर पेपर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपके मैथमेटिक्स के 3 पेपर होते हैं। तीनों पेपर के मैं अभी नाम लिखूंगा यहाँ पर, उनसे रिलेटेड जो बुक्स है उनके नाम भी आपको लिख के मैं बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक परचेज करनी है। ये बुक तो लेनी है, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स में बुक का बहुत महत्व है। बुक के बिना अपन यहाँ पर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, बुक के बिना अपन यहाँ पर प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करें? तो अपने को बुक खरीदनी है, मैं अभी जानकारी दूंगा आपके बारे में। चलो, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पेपर्स के बारे में कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। पेपर का पैटर्न क्या होगा हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 3 पेपर होंगे। मैं कहूं कि ये पेपर नंबर फर्स्ट हो गया, ये पेपर नंबर सेकंड और ये पेपर नंबर थर्ड। ठीक है, 3 पेपर होंगे और आपका यहाँ पर चौथा पेपर समझ लो, चाहे आपका असाइनमेंट समझ लो, और उसको हम हमारी लैंग्वेज में प्रैक्टिकल बोलते। ठीक है, तो एक अपन बात करते हैं, वो भी आपके क्या होगा, कोई लैब वैब की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की, आपका जैसा एग्जाम लिया जाता है उसी तरह से उसी पैटर्न पे वो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। ठीक है, कोई आपको बोर्ड पे क्वेश्चन लिखवा देंगे, क्लास में बैठोगे आप लोग और 2 क्वेश्चन यहाँ पर मैं अभी जानकारी दूंगा किस तरह से आपको कैसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे और कैसे आपको सॉल्व करना। तो प्रैक्टिकल की बात करते, ये तो हो गई बात। अब इनके मार्क्स की बात करें अपन तो हर एक पेपर जो है वो 40-40 नंबर का होगा। 40 नंबर का पेपर होगा, तीनों पेपर 40-40 नंबर के होंगे, 40-40 नंबर के 3 पेपर। ठीक है, और प्रैक्टिकल जो होगा आपका वो होगा भाई 30 नंबर का। टोटल कितनी हो गई? 150। ऐसे 150 केमिस्ट्री और 150 फिजिक्स, मतलब टोटल 450 में से आपका क्या होता है, कंप्लीट डिसाइड होता है। जो हिंदी इंग्लिश वगैरह जो भी है वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गए, वो आपके इसमें परसेंटेज में ऐड नहीं होते, उनको केवल पास करना होता है, वो जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अपन बात करते हैं आप पर्टिकुलर पेपर की। अब ये जो 40 नंबर का पेपर है का पैटर्न कैसा होगा, किस तरह से आपके एग्जाम में पेपर आएगा। तो देखो, ये जो 40 नंबर का ये एक पेपर है, ये 5 यूनिट में डिवाइड होता है। कितनी यूनिट में डिवाइड होता है? 5 यूनिट में डिवाइड होता है। 5 यूनिट्स में ये डिवाइड होता है, विभाजित होता है। 5 यूनिट में 5 भागों में इसको बांट दिया। ठीक है, पेपर भी 5 यूनिट में आएगा। हर यूनिट में से आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक यूनिट में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे।
एक यूनिट में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से एक अटेम्प्ट करना, दोनों क्वेश्चंस में से एक करना है भाई, केवल एक क्वेश्चन करना। हर एक यूनिट में यही पैटर्न चलेगा। मतलब अपन बात करें कि 5 यूनिट है हमारे पास, ये यूनिट नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ये यूनिट नंबर सेकंड मान लेते हैं, यूनिट नंबर थर्ड मान लेते हैं, और ये यूनिट नंबर 4, और ये मान लेते हैं यूनिट नंबर 5। ठीक है, तो पेपर का पैटर्न कैसे, यूनिट नंबर फर्स्ट में आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और करके क्वेश्चन नंबर 2, दोनों में से कोई एक करना, या तो ये कर लीजिए या ये कर लीजिए। ऐसे यूनिट नंबर सेकंड में एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, दोनों में से एक करना है, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो। ऐसे यूनिट नंबर थर्ड में क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, और इसी तरह से यहाँ पर यूनिट 4 में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। मतलब समझ गए कि हर यूनिट में आपको 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, दोनों में से एक करना है। मतलब दो कितने क्वेश्चन मिलेंगे टोटल, टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, करने कितने 5, टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन, करने कितने हमें 5 क्वेश्चन करने हैं, केवल 5 क्वेश्चन यहाँ पर हमें अटेम्प्ट करने हैं। अब आप समझिए मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, 40 नंबर का पेपर कितने भागों में बांट दिया, 5 भागों, तो हर यूनिट का वेटेज कितना हो गया बेटा 8 नंबर। हर यूनिट का क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा 8 नंबर का, 8 नंबर 8 8 8 और 8। हर यूनिट का क्वेश्चन का एक फिक्स वेटेज है, हर यूनिट आपकी 8 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए आपको टोटल 40 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना। बात समझ में आ गई मेरी। अब सर ये क्वेश्चन 8 नंबर का है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरा 8 मार्क्स का है। अब ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन, 8 मार्क्स के क्वेश्चन को मैं कितने भी भागों में बांट के दे सकता हूं, समझ में आई मेरी बात। अरे क्वेश्चन नंबर 1 है 8 नंबर का है, मैंने इसमें आपको 8 डेफिनेशन दे दी, 8 डेफिनेशन दे दी एक एक नंबर की, क्या दिक्कत है। अरे मैं तो पर्टिकुलर पूरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इसको कितने भी भागों में बांट दूं मैं, उसको क्या फर्क पड़ता है, पूरा क्वेश्चन मिलके तो कितने नंबर का है 8। समझ में आई मेरी बात। अगर मैं इस क्वेश्चन को 2 2 4 3 क्वेश्चंस में डिवाइड कर दूं, 3 सब क्वेश्चंस में डिवाइड कर दूं, जैसे क्वेश्चन नंबर ये 1 है, इसमें एक क्वेश्चन दे दिया मैंने ए, ये 2 नंबर का 9 मार्क्स का, ये बी दे दिया मैंने, ये 3 मार्क्स का दे दिया, ये सी दे दिया मैंने, ये 3 मार्क्स का। समझ में आई मेरी बात। ठीक है, तो टोटल 8 नंबर का हो गया। हमें पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, पूरा क्वेश्चन हमारे कितने नंबर का हो गया 8 नंबर। या जो मोस्टली पैटर्न अपने पास आता है एग्जाम में, वो ये आता है कि इस क्वेश्चन को केवल 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, ये 4 नंबर का और ये 4 नंबर। समझ में आई बात। आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, मतलब आपको ये भी करना है और ये आपको ये भी करना है, दोनों आपको करने, तब क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होगा, 8 नंबर आपके अटेम्प्ट हो। समझ में आ गई बात। ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 ये है ए और बी, क्वेश्चन नंबर 2 में ये ए और बी दो भागों में और बांट दिया इसको, तो इसका ए कर लिया, इसका बी कर लिया, इसमें और कहां लिखा हुआ है, पूरे क्वेश्चन के बीच में और लगा हुआ है, पूरे क्वेश्चन के बीच में। क्या तो करना है तो ये क्वेश्चन पूरा कीजिए आप, इसके जितने भी भाग है सबको करना पड़ेगा, या फिर ये क्वेश्चन पूरा कीजिए, इसके जितने भी भाग है ये पूरा आपको करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हमारे पेपर का पैटर्न। बात समझ में आ गई। तीनों पेपर का यही पैटर्न रहेगा। फिर आता है 30 नंबर का प्रैक्टिकल। 30 नंबर का प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो प्रैक्टिकल के सिलेबस में 2 सेक्शन है भाई आपके पास, ए एंड बी, ए एंड बी, ए और बी दो सेक्शन है, 2 सेक्शन है, दोनों से 10-10 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। कितने हो गए 20, से 10 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, इससे 10 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। 5 नंबर का आपका वाइवा होता है, आप सभी जानते हैं, 12th में भी आपने प्रैक्टिकल दिए होंगे वाइवा कैसे होता है। जो भी एग्जामिनर आपसे आता है क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं उसको हम वाइवा, और 5 नंबर का आपसे रिपोर्ट तैयार करवाया जाएगा, वो 5 नंबर का, टोटल 30 मार्क्स का ही।
2 क्वेश्चन होंगे 10-10 नंबर के, 5 नंबर का वाइवा और 5 नंबर का रिकॉर्ड। ठीक है, ये हमारा पैटर्न होगा। पैटर्न सारा कुछ समझ में आ गया, सारा पैटर्न समझ में आ गया। पेपर्स के नाम लिखो। ठीक है, अब पेपर्स के नाम लिखवा, पेपर्स के नाम लिख रहे हैं अपन। हाँ जी, पेपर नंबर फर्स्ट में, पेपर नंबर फर्स्ट में जो बुक है हमारी उसका नाम है विविक्त गणित, विविक्त गणित, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है, पेपर नंबर सेकंड में, पेपर नंबर सेकंड में 2 बुक आएगी हमारी, दोनों बुकों के मैं नाम लिख रहा हूं यहां पर। अवकल गणित, अवकल गणित सेकंड, समाकल गणित सेकंड, समाकल गणित सेकंड। डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। थर्ड पेपर में आपके पास 3 बुक आएगी। के 3 बुक आएगी, तीनों बुक, मतलब कहने का मतलब ये बुक्स है, पेपर तो पूरा एक है, इन दोनों बुक्स को मिलाकर के हमारा पूरा पेपर बन रहा है 5 यूनिट बन। कहने का मतलब ये है, इस पेपर में 3 बुक आपके पास आ रही है। एक त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ज्यामिति। एक आएगा आपका रेखिक प्रोग्रामन समस्या, रेखिक प्रोग्रामन समस्या के, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और थर्ड आएगा सांकों का ध्रुवीय समीकरण, सांकों का ध्रुवीय समीकरण, ध्रुवीय समीकरण। ये आपके बुक्स के नाम है भाई। ठीक है, पेपर नंबर फर्स्ट में केवल एक बुक आएगी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, विविक्त गणित। इसमें 2 बुक आएगी, डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड, इंटीग्रल कैलकुलस सेकंड। इंग्लिश वाले बच्चे भी लिख लेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस सेकंड। पर में आपके पास बुक आएगी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, या इस बुक का नाम आएगा समीकरण सिद्धांत, ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। ठीक है, समीकरण सिद्धांत, ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। और तीसरी बुक आएगी सांकों का ध्रुवीय समीकरण, पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक, पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक। ठीक है, अब मैंने ये सारे नाम हिंदी में क्यों लिखे, इसको समीकरण सिद्धांत, ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, हिंदी में नाम क्यों लिखे मैंने, ये मत समझिए कि सर प्रॉपरली हिंदी लिख रहे हैं, इंग्लिश नहीं लिखेंगे। ये नाम लिखने के पीछे बात ये है कि चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा है, चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, सबको हिंदी मीडियम की बुक लानी। समझ में आ गई बात। लैंग्वेज जो भी है वो यहाँ पर मैं दोनों लैंग्वेज में आपको लिखवाऊंगा, चाहे थ्योरेटिकल पेपर है, मैथमेटिकल प्योर है, तो कैसे भी पेपर है, लैंग्वेज का कोई इश्यू नहीं है। लेकिन लेकिन जो बुक्स आ रही है आपके मार्केट में, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, उनमें काफी डिफरेंस है। इंग्लिश मीडियम की जो बुक है उसमें प्रॉब्लम्स कम है, और हिंदी मीडियम की जो बुक है उसमें प्रॉब्लम्स ज्यादा। ठीक है, इसीलिए लगभग ये मान के चलिए जो पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे हिंदी मीडियम के क्वेश्चन से हूबहू मिल रहे हैं। इसीलिए आपको हिंदी मीडियम की बुक लेनी है, ट्रांसलेट हम यहाँ पर करेंगे सारी चीज। ठीक है, अब बात आती है सर कौन से पब्लिकेशन की खरीदनी है। हमें जेपीएच, जयपुर पब्लिशिंग हाउस, जयपुर पब्लिशिंग हाउस, जेपीएच प्रकाशन की खरीदनी है, जेपीएच। ठीक है, हिंदी मीडियम के सारे, इनके नाम लिख लेंगे, फिर हम पेपर चालू करते हैं हमारा
ठीक है, जो पेपर अपन फर्स्ट चालू कर रहे हैं वो पेपर चालू करेंगे और यूनिट नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको लिख लो। हाँ जी, लिख लिया होगा। यहां पर हम जो सबसे पहले पेपर चालू कर रहे हैं वो पेपर चालू कर रहे हैं हम डिफरेंशियल कैलकुलस वाला। ठीक है, अवकल गणित, और इसमें यूनिट नंबर फर्स्ट से चालू करेंगे हम। स्टार्ट करते हैं हमारे सिलेबस को यूनिट नंबर फर्स्ट से। यूनिट सिस्टम में अभी समझाई दिया आपको, जस्ट अभी मैंने समझाया कि किस तरह से यूनिट का विभाजन किया हुआ है और किस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट जो है हमारी डिफरेंशियल कैलकुलस में मैंने आपको दो बुक्स बताई, अवकल गणित और समाकल गणित। पेपर के बारे में अभी बताया मैंने आपको 5 यूनिट में डिवाइड है, उसमें से 3 यूनिट जो है वो आपकी पहली बुक में है अवकल गणित वाली में, और 2 यूनिट जो है वो समाकल गणित वाले पेपर में, सॉरी बुक में कंटेंट। कहने का मतलब क्या है कि सीधा सीधा अपन बात करें तो 24 नंबर की बुक हो गई अवकल गणित और 16 नंबर की बुक हो गई हमारी समाकल गणित। तो सबसे पहले हम ज्यादा वेटेज हमारा समाकल गणित वहां से चालू करते हैं, यूनिट नंबर फर्स्ट से चालू करते हैं। और यूनिट नंबर फर्स्ट जो है हमारा उसमें उसमें टॉपिक है हमारा सीरीज, श्रेणी। सीरीज जानते हैं आप सभी, अभी बात करते हैं, आप लोगों ने पढ़ी हुई है सीरीज के बारे में। और बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट चालू करते हैं हमारे पेपर नंबर सेकंड, यूनिट नंबर फर्स्ट। कौन सा टॉपिक चालू कर रहे हैं हम? श्रेणी। श्रेणी के बारे में मैं लिखता हूं कुछ आपके सामने कि मैंने कुछ टर्म्स लिखी सम के रूप में। ठीक है, सम के रूप में मैंने कुछ टर्म्स लिखी जो कि इसमें हर एक पद जो है वो एक निश्चित नियम के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू ए पर्टिकुलर रूल। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने लिख दिया आपके सामने 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, ये आपके सामने एक श्रेणी लिखी। इसमें आप देखेंगे पहले पद से आप एनालिसिस करना चालू करेंगे तो पहले पद से एनालिसिस करते हुए आप देखेंगे इसका जो प्रत्येक पद है, हर एक पद जो है वो एक फिक्स नियम, निश्चित नियम के अनुसार लिखा हुआ है। ऐसे नहीं है कि आपने मर्जी से कुछ भी लिखा। ठीक है, आप देख रहे हैं पहला पद 1 है, इसमें हमने 1 ऐड किया अगला पद आ गया, फिर 1 ऐड किया अगला पद आ गया, 1 ऐड किया, ठीक है, अगला पद आ गया। इस तरह से ये श्रेणी का हर एक पद लिखा हुआ है। अगर फिर से मैं लिखूं यहां पर कि 2 4 6 8, और इसी तरह से बात करें, श्रेणी परिमित भी हो सकती है, श्रेणी अपरिमित भी हो सकती है। कहने का मतलब क्या कि मैंने आपके सामने 2 श्रेणी लिखी है, दोनों अपरिमित है, इनफाइनाइट सीरीज है। कौन सी है? इनफाइनाइट। आप देख रहे हो डॉट 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 का मतलब क्या है कि ये इंफिनिटी तक टेंस कर रही है। क्लियर? फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, वो श्रेणी क्या हो जाएगी? परिमित। ठीक है, वो श्रेणी क्या हो जाएगी हमारे पास? परिमित। ठीक है बात। तो यहां पर भी आप देखेंगे एनालिसिस करेंगे तो पहला पद यहां पर 2, इसमें हमने 2 ऐड किया अगला पद आ गया, फिर 2 ऐड किया अगला पद आ गया, 2 ऐड किया अगला पद आ गया। कहने का मतलब क्या है कि श्रेणी एक हमारे पास एक्सप्रेशन है, व्यंजक है, इसमें हर एक जो पद है वो एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा हुआ है। अगर मैं इसको नाम दे दूं, इस पहले पद को मैं नाम दे दूं U1, इस दूसरे पद को नाम दे दूं मैं U2, तीसरे पद को नाम दे दिया U3 को U4, तो मैं से कह सकता हूं कि श्रेणी क्या है? इस तरह का एक व्यंजक है, एक एक्सप्रेशन है
इसमें हर एक पद जो है वो एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया है। ये एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? श्रेणी कहलाता। बात समझ में आई मेरी? ये एक्सप्रेशन आपका परिमित भी हो सकता है और अपरिमित भी हो सकता है। अगर परिमित पद है, फाइनाइट टर्म्स है सीरीज में, तो वो सीरीज कहलाएगी फाइनाइट सीरीज। और अगर इस श्रेणी में परिमित पद नहीं है, अनंत पद है, तो हम इस श्रेणी को कहेंगे क्या? अनंत श्रेणी, इनफाइनाइट सीरीज। और आपके जो सिलेबस में यूनिट नंबर फर्स्ट में है वो है इनफाइनाइट सीरीज, अनंत पदों की श्रेणी, सीरीज ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज बोल दो या सीरीज ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, इसको समेशन, आप सभी जानते हैं कि हम योगफल को समेशन के रूप में लिखते हैं। अगर मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहूं तो समेशन लगा सकता हूं यहां। इंडेक्स कहां चल रहा है? देखो, पहला पद मतलब नोटेशन 1 2 3 4 5, तो मैं nवें पद को यहां लिख दो un और इस पे लिमिट लगा दो n बराबर 1 से अनंत तक, तो इसके बराबर लिख सकता हूं उसको। समेशन के बारे में आपको जानकारी ये होगी। मैंने लिमिट लगा दी n बराबर 1 से अनंत, मतलब क्या? मैं इस पे लिमिट लगाऊंगा और इसका मतलब है योगफल। n बराबर 1 के लिए लिखूंगा प्लस, n बराबर 2 के लिए प्लस, n बराबर 3 के लिए, n बराबर 4 के लिए, ऐसे ये योगफल आएगा आपके सामने। क्या आएगा? सम आएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम क्या? सीरीज ऑफ इनफाइनाइट टर्म। बात समझ में आ गई? चलिए लिखिए श्रेणी, सीरीज। यूनिट नंबर फर्स्ट डालेंगे सीरीज। अरे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेज में, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी पढ़ी थी। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं पढ़ी थी? अर्थमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज, हरात्मक श्रेणी पढ़ी थी। उसमें भी क्या था? ज्योमेट्रिक सीरीज, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ी थी। जैसे 2 4 8 16, ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज। आप देख रहे हो ज्योमेट्रिक सीरीज का मतलब क्या होता है कि हर एक पद को एक निश्चित संख्या से गुणा करने पे नेक्स्ट टर्म आ रही है। एक पर्टिकुलर डिजिट है हमारे पास, उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास नेक्स्ट सीरीज आ रही है। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में, गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। ये भी क्या है? 2 से गुणा किया इसको 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16। ठीक है, तो ये क्या है? ज्योमेट्रिक सीरीज, गुणोत्तर श्रेणी बोलते हो जिसको। समांतर श्रेणी पड़ी हुई है आपकी। समांतर श्रेणी क्या होती है? एक फिक्स संख्या को आप जोड़ते जाएं तो आगे वाली संख्या आपको प्राप्त होती रहे। ऐसा ही था वहां पर। ठीक है, मतलब क्या कि कोई भी दो पदों को उठा के आप उसका डिफरेंस देखोगे तो वो क्या आएगा? फिक्स आएगा। कोई भी दो पदों को आप क्या कर लीजिए, उठा लीजिए, वहां पर उसका जो डिफरेंस है वो क्या आएगा? एक फिक्स डिजिट आएगा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। ठीक है, वेरी नहीं करेगी। ऐसा नहीं है यहां डिफरेंस अलग आ गया, यहां डिफरेंस अलग आ गया। मतलब क्या कि हर एक पद में एक पर्टिकुलर डिजिट आप जोड़ते जाएंगे तो नेक्स्ट आपको टर्म्स प्राप्त होती रहेगी। जैसे मैंने अभी लिखा 1 + 2 + 3, ये क्या है? मैट्रिक्स सीरीज ही है, समांतर श्रेणी है। इसमें एक जोड़ा, कहीं भी डिफरेंस देख लो दो पदों का, कहीं भी आप दो पदों का डिफरेंस देखेंगे तो वो क्या आएगा? एक ही आएगा। आगे बात समझ में? तो ये आपने पढ़ी हुई इसी तरह की, लेकिन यहां पर क्या है? एक रूल है। वहां तो क्या था? फिक्स रूल था, एक फिक्स डिजिट जोड़नी ही है, फिक्स डिजिट मल्टीप्लाई करनी है। समझ में आई बात? लेकिन यहां पर कोई भी नियम हो सकता है कि आपकी इस तरह की सीरीज के बारे में अपन यहां पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे श्रेणी, सीरीज मैं लिखवा रहा हूं जो लिखेंगे। श्रेणी के बारे में लिखेंगे, सीरीज लिखेंगे। व्यंजक, व्यंजक इंग्लिश वाले बच्चे नहीं लिखेंगे, पहले व्यंजक हिंदी वाले लिखेंगे। u1 + u2 + u3 + u4 + un। व्यंजक u1 + u2 + u3 + u4 अप टू un और प्लस
अप टू इंफिनिटी, जिसमें जिसमें प्रत्येक पद एक निश्चित नियम के अनुसार हो, जिसमें प्रत्येक पद एक निश्चित नियम के अनुसार हो, श्रेणी कहलाती है, श्रेणी कहलाती है। जहां जहां यूएन यूएन श्रेणी का जहां यूएन श्रेणी का एनवा पद कहलाता है, जहां पर यूएन श्रेणी का एनवा पद कहलाता है। ठीक है, लिखेंगे इंग्लिश वाले बच्चे, एक्सप्रेशन u1 plus u2 plus u3 plus u4 up to un or up to infinity, in which each term is as according to in which each term is as according to a particular rule is said to be series where un is said to be nth term of series, nth term ऐसे लिखेंगे, nth term of series, nth term of series। बात समझ में आई भाई सबकी? ठीक है, फिर लिखेंगे यहां पर नई लाइन से लिखेंगे, यदि हिंदी वाले लिखो, यदि श्रेणी में पदों की संख्या परिमित हो तो उसे परिमित श्रेणी में पदों की संख्या परिमित हो तो उसे परिमित श्रेणी, अन्यथा अपरिमित श्रेणी या अनंत श्रेणी कहते हैं, अन्यथा अपरिमित या अनंत श्रेणी कहते हैं। ठीक है, देखो, if number of terms in a series is finite, then series is said to be finite series, otherwise said to be infinite series। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्योंकि हम हमारे सिलेबस में जो सीरीज पढ़ रहे हैं वो कौन सी सीरीज पढ़ रहे हैं भाई? इनफाइनाइट सीरीज पढ़ रहे हैं, अनंत श्रेणी पढ़ रहे हैं। अनंत श्रेणी के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे, और उसके बाद में जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इस सीरीज अनंत श्रेणी तो ठीक है सर, ये होती है, लेकिन हमें अनंत श्रेणी के बारे में क्या पूछा जाएगा, हमसे अनंत श्रेणी के बारे में क्या पूछा जाएगा, उसके बारे में फिर अपन जानकारी लेंगे। ठीक है भाई, चलो तो देखिए, अगर हमारे पास एक अनंत श्रेणी है तो हम क्या लिखेंगे? इसको लिख लेंगे, माना u1 प्लस u2 प्लस u3, ये हमारे पास एक अनंत श्रेणी है। तो इस अनंत श्रेणी को हम कैसे डिनोट करेंगे? अनंत श्रेणी को हम u समेशन un से डिनोट, n बराबर 1 से इंफिनिटी यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में हम जितनी भी सीरीज पढ़ रहे हैं केवल ये लिखा हुआ है, अगर यहाँ तो भी हम ये कंसिडर करेंगे कि हमारे पास ये अनंत श्रेणी। समझ में आ गई बात? जैसे मैंने लिख दिया आपके पास कि ये मेरी सीरीज है, ये मेरी एक श्रेणी है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है यहाँ पर
कि ये अनंत श्रेणी है, ये अनंत श्रेणी है, इसमें n की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, n बराबर 1 से अनंत तक, अप टू इन्फिनिटी। बात समझ में आ गई। अगर मैं इसको सीरीज के रूप में लिखना चाहूं तो कैसे लिखा जाएगा, n बराबर 1 1 स्क्वायर, n बराबर 2 2 स्क्वायर, n बराबर 3 3 स्क्वायर, n बराबर 4 4 स्क्वायर, और n बराबर n स्क्वायर, और आगे भी ये कंटिन्यूशन में चलता रहे। बात समझ में आ गई। सीरीज को यहाँ पर हमारे जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, कहीं भी आप कंसिडर करेंगे, आपको या तो इस फॉर्म में दिया होगा या फिर इस फॉर्म, समझ में आपको बात आ गई। इस फॉर्म में दिया हुआ है तो भी आपको nth टर्म इसका डिसाइड करना है, और अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो nth टर्म आपके आंखों के सामने है। समेशन में जो डिजिट लिखी हुई है वो हमारी श्रेणी का कौन सा टर्म है, nth टर्म है, nवां पद। बात समझ में आ गई। तो दोनों तरीके से हमारे पास ये सीरीज दी जा सकती है। यहां पर समेशन में n का इंडेक्स लगाने की जरूरत नहीं। क्लियर बात। तो इसको लिख लेंगे, माना एक अनंत श्रेणी है, ये लिखना है, माना ये एक अनंत श्रेणी है, इसका nवां पद u1 है। ओके, समझ में आ गई मेरी बात। आपको सीरीज क्वेश्चन में इस फॉर्म में भी देंगे और आपको इस फॉर्म में भी। ओके, तो दोनों ही कंडीशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी तरह से। आपको हमेशा हमारे सिलेबस में, हमारे पेपर में अनंत श्रेणी ही मिलेगी। ओके, अब आगे चलते हैं अपन यहां से। क्या लिखा आपने, लेट this is an infinite series whose nth term is un, nth term is un। क्लियर। चलो अब देखो, हम कुछ टर्म्स डिफाइन कर रहे हैं आपके सामने, कुछ टर्म्स डिफाइन कर रहे हैं हम यहाँ पर। मैं इस सीरीज के, इस श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना चाह रहा हूं। इस श्रेणी के फर्स्ट n टर्म्स जो है उनका मैं सम फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, उनका योगफल में फाइंड आउट करना चाह रहा हूं। ठीक है, n पद कहां, u1 से un तक का योगफल कर दो। ठीक है, तो माना लेट u1 प्लस u2 प्लस u3 और अप टू u। बात। तो ये क्या है, इस श्रेणी के, अनंत श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल है। योगफल को हम, आपने कंसिडर किया होगा, s से डिनोट करते हैं मोस्टली, हम से डिनोट करते हैं s से। अगर s तो आप 3 पदों का लिखोगे तो भी क्या s लिखोगे, n पदों का लिखोगे तो भी क्या s लिखोगे। तो इस पे भी इंडेक्स लगा देते हैं, s n कह देता हूं मैं इसको, n कह देता हूं। s n क्या डिनोट कर रहा है, it is the sum of first n term of series। ठीक है, और इसको बोलते हैं श्रेणी के आंशिक पदों का योगफल। ठीक है, आंशिक पदों का योगफल मतलब सीरीज तो क्या है, फाइनाइट है। आपने n टर्म्स का सम किया मतलब पूरी सीरीज का सम थोड़ी ना है, इज द पार्शियल सम ऑफ सीरीज। आई बात समझ में। ये क्या है, केवल आंशिक कुछ पार्ट का आपने योगफल कर दिया है, इसीलिए यहां पर क्या वर्ड यूज किया गया है, आंशिक पदों का योगफल। कुछ ही पदों का योगफल यहां पर हमने लिया, इट इज नॉट द कंप्लीट सम ऑफ सीरीज। ठीक है, श्रेणी के सारे पदों का या पूरी श्रेणी का योगफल नहीं है, ये श्रेणी के कुछ ही पदों का, n पदों का योगफल है। इसीलिए यहां पर वर्ड यूज किया गया है आंशिक पदों का योग। ठीक है, इट इज द पार्शियल सम ऑफ सीरीज, पार्शियल सम ऑफ सीरीज। तो अब देखो Sn+1 लिखूं मैं, एंड Sn+1 अभी मैं लिखवा दूंगा, आप समझते जाइए बस। u1 प्लस u2 प्लस un और प्लस un+1। जैसे आपको कहते हैं 1 से 10 तक की संख्याओं को जोड़ना है, फिर आपको कहते हैं 1 से 11 तक की को जोड़ना है, तो 11 से पहले 10 भी तो आएगा भाई। तो आपको कहा कि n+1 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए।
तो 1 से चालू करोगे n+1 तक जाओगे, उससे पहले n भी आएगा। बात समझ में आ गई? इसीलिए u1 से लगा करके un+1। तो मैं यहां पे देखता हूं, मैं यहां पर देखता हूं कि मैं इसमें से इसको घटाऊं तो मेरे पास क्या आ गया? केवल केवल सारे टर्म्स कट जाए, u1 u2 u3 सब सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, केवल क्या बचेगा? u1 प्लस। क्या मैं लिखूं? n की जगह में क्या ले लूं? n की जगह में क्या ले लूं? n प्लस, n की जगह n-1 ले लूं, एक ही बात है। मैंने इसको लिख दिया n-1 पदों का योगफल, ये n पदों का योगफल, सब्ट्रैक्ट कर। कैसे भी लिख लीजिए, तो nवां पद हमारे पास किस रूप में आया है? Sn-1। बात समझ में आई मेरी? ठीक है, बात समझ में आई। अब सर आप कह रहे हो कि मैं लिखना चाहूं S1, S1 क्या होगा? श्रेणी के एक पद का योगफल क्या होगा भाई? U1, U1। S2 लिखो सर, श्रेणी के दो पदों का योगफल U1 प्लस, क्लियर, U1 प्लस U2। श्रेणी के तीन पदों का योगफल U1 प्लस U2 प्लस U3। और इसी फॉर्म में हम देखें तो UN-1 U1 प्लस U2 प्लस UN-1, और आपके सामने है सर Sn और ये Sn। समझ में आई बात? इसका मीनिंग समझ में आया? इट इज द पार्शियल सम ऑफ सीरीज। ठीक है, चलो लिखो। लेट, माना Sn बराबर ये, माना Sn बराबर ये, श्रेणी के Sn बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू UN, श्रेणी के आंशिक n पदों का योगफल है। लेट दिस इज द सम ऑफ पार्शियल सम ऑफ nth term of series, then we have Sn+1। तो Sn+1 बराबर ही, तो क्या बोलेंगे भाई? आंशिक पदों का योगफल, पार्शियल सम ऑफ सीरीज Sn+1 बराबर। फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिख लो। ओके, मतलब आपको पहला पद चाहिए, इसका मतलब क्या है? S2 माइनस, पहला पद कैसे आएगा बताओ? यहां से S2 माइनस S1 करोगे, S2 माइनस S1 पहला कैसे आया? U2 आएगा। दूसरा पद चाहिए आपको U2, तो S2 माइनस S1, क्योंकि n बराबर 1 रखोगे ये 0 हो जाएगा। 0 का मतलब S0 का मतलब क्या है? श्रेणी के कुछ भी पदों का योगफल नहीं। S1 पहला पद किसके बराबर? S1 के बराबर। दूसरा पद किसके बराबर? S2 माइनस S1। तीसरा पद किसके बराबर? S3 माइनस S2। तो घटाओ, U1 कैंसिल हो जाएगा, U2 कैंसिल, क्या बचेगा? तो ये स्टैंडर्ड हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसके लिए nवां पद ज्ञात करने के, nवां पद ज्ञात करने के लिए क्या लिखोगे? दिस माइनस दिस। फिर बात, आपको पांचवा पद चाहिए सर, तो पांचवें पद के लिए क्या करोगे? n बराबर 5 लिख दो। S5 माइनस S4, S5 माइनस S4। क्लियर बात? यहां तक समझ में आया? चलो, अगर मैं बात करूं कि अगर मैं Sn पे लिमिट लगा दूं n टेंस टू इंफिनिटी, Sn क्या है मेरे पास? Sn क्या है बताइए? Sn है मेरे पास श्रेणी के n पदों का योगफल या आंशिक पदों का योगफल। ठीक है, अगर मैं यहां पर लिमिट ले लूं n टेंस टू इंफिनिटी, n को मैं कह दूं कि टेंस टू इंफिनिटी है, इंफिनिटी की तरफ टेंस कर रहा है, अग्रसर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि पूरी श्रेणी का योगफल हो गया।
एन का मतलब यहाँ क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। अगर मैं एन टेंस टू इंफिनिटी कर दूं तो पदों की संख्या किस तरफ एडवांस हो गई, इंफिनिटी की तरफ। मतलब पूरी सीरीज का योगफल हो गया, इसके बराबर हो गया, पूरी सीरीज का योगफल हो गया। और पूरी सीरीज का योगफल ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, एसन ज्ञात करेंगे और उस एसन पर लिमिट लगा देंगे एन टेंस टू इंफिनिटी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, श्रेणी का योगफल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे समझा रहा हूं, फिर मैं अच्छे से लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास है भाई 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 टू द पावर 3 प्लस, ये मेरे पास इनफाइनाइट सीरीज है, ये मेरे पास क्या है, एक इनफाइनाइट सीरीज है, अनंत श्रेणी है। मुझे इसके एन पदों का योगफल ज्ञात करना है, एन पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो मैं इस सीरीज को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, मुझे एक रूल दिखे, मुझे एक रूल दिखे यहां पर, तो देखिए मैं सीरीज को समेशन un से डिनोट कर दूं। पहला पद 1 है, मैं 1 को क्या लिख सकता हूं, ऐसे 1/2 की पावर 0 लिख सकता हूं, 2 की पावर 0 1 1/1 1, क्योंकि मुझे एक रूल दिखे यहां पर 2 की पावर 1 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 3। चलिए इस तरह से ही आप देख रहे हो कि एक फिक्स रूल है भाई, हर एक पद में ऊपर तो क्या आ रहा है, अंश में क्या आ रहा है भाई, 1 आ रहा है, और नीचे 2 की कुछ पावर आ रही, पहले पद में 2 की पावर 0 आ रही, दूसरे पद में 2 की पावर 1 आ रही, तीसरे पद में 2 की पावर 2 आ रही। मतलब जो जो टर्म आप लिख रहे हो उससे एक कम पावर आ रही। तो मैं कह दूं आपसे कि श्रेणी का एनवा पद क्या होगा, 1/2 की पावर n-1, जो पद लिख रहे हो आप उससे एक कम पावर लगानी है नीचे की तरफ। क्लियर, एनवें पद से हमारे पास अभी कोई काम नहीं है, मुझे श्रेणी के एन पदों का योगफल लिखना है। तो ऐसे एनवा पद मैंने आपसे क्यों पूछा, क्योंकि जब मुझे पहला पद पता होगा, एनवा पद पता होगा, तभी तो मैं सारे पदों का योगफल करूंगा। मैं कह दूंगा मुझे 1 से 10 तक जाना है भाई, नेचुरल नंबर 1 से 10 तक का योगफल करना है, तो मुझे 1 पता है 10 पता है, इस वाले में अपने आप लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता है नेचुरल नंबर पॉइंट में तो आएंगे नहीं, 1 के बाद सीधा 2 आएगा, 2 के बाद सीधा 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ऐसे आएगा। ऐसे इसमें भी एक पर्टिकुलर रूल है, इसमें ये तो ना 1/3 लिख दोगे आप, लिख सकते, कोई भी वजह से नहीं लिख सकते, क्योंकि एक पर्टिकुलर रूल है यहां पर। चलिए सब, तो मैं ऐसा लिख रहा हूं श्रेणी के एन पदों का योगफल, यहां पर 1/2 की पावर 0 लिख दिया, और यहां पर 1/2 की पावर n-1, और बीच वाले पद सारे लिख देंगे। बीच वाले पद क्या, ये दूसरा पद आ गया, ये तीसरा पद आ गया, और ऐसे ही सॉरी ऐसे ही हम कहां तक चले जाएंगे, एन में। आपको दिख रहा है बेटा ये कि सीरीज में मैं प्रत्येक पद को 1/2 से गुणा कर रहा हूं, तब मेरे पास क्या आ रहा है, आगे वाली टर्म आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि गुणोत्तर श्रेणी है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, गुणोत्तर श्रेणी पढ़ी है आपने पहले। एक सीरीज ए, अपन कहें 1 + x प्लस x³ इस तरह की ये सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज है। हर एक पद को आप x से गुणा कर रहे हो तो आगे वाला पद आ रहा है, ठीक है। वहां पर पहले पद को आप बोलते थे ए, पहले पद को किससे डिनोट करते थे, स्मॉल ए से। तो कॉमन रेशियो आ रहा है जिससे आप गुणा करने पर आगे वाला पद प्राप्त हो रहा है, उसको बोलते थे आर। क्या बोलते थे, आर, ज्योमेट्रिक सीरीज में। अगर आर का मान 1 से छोटा है तो योगफल अलग तरीके से, आर का मान 1 से बड़ा है तो योगफल अलग तरीके से। आर का मान अगर 1 से छोटा है तो एसएन का फॉर्मूला होता था 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, और आर का मान अगर 1 से बड़ा है तो एसएन का फॉर्मूला होता था r की पावर n - 1 अपॉन r - 1। दोनों एक ही चीज है। अरे तो ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लो, वो बन गया।
कहने का मतलब क्या है, कुल मिला के नेगेटिव नहीं आए। एक से छोटा है यार, तो 1 माइनस एक से छोटी संख्या पॉजिटिव बनेगी, यहां पर भी पॉजिटिव। ठीक है, बाकी यहां पर अपन बात करें, पहला पद 1, एक से 1/2 से गुणा किया ये आ गया, 1/2 से गुणा किया ये आ गया, 1/2 से गुणा किया ये आ गया, 1/2 से गुणा किया ये आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये गुणोत्तर श्रेणी है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, जिसका पहला पद a बराबर क्या है यहाँ पर 1, a बराबर क्या है 1, और r बराबर क्या है 1/2, r बराबर क्या है 1/2। तो श्रेणी के n पदों का योगफल क्या हो जाएगा, श्रेणी के n पदों का योगफल होगा 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस हाफ। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया। देखो 1 तो 1 रहेगा, 1/2 की पावर n, नीचे क्या आ गया 1/2, नीचे क्या आ गया 1/2, ये दो यहां पर ऊपर मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 की पावर n, ठीक है भाई, अंदर मल्टीप्लाई करो 2 माइनस 1/2 की पावर n माइनस 1 रह गया। ये श्रेणी के n पदों का योगफल आ गया। अगर मुझे पूरी सीरीज का योगफल चाहिए, अब पूरी सीरीज का योगफल चाहिए, तो मैं यहां पर क्या लगा दूंगा, n टेंस टू इंफिनिटी, n टेंस टू क्या लगा दूंगा, लिमिट इंफिनिटी, तो मेरे पास पूरी सीरीज का योगफल आ जाएगा। ठीक है, चलो लिखें एक बार इसको एग्जांपल करके ऐसे लिखें। कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी हमें जरूरत पड़ेगी कि इस पूरी सीरीज का मैं योगफल ज्ञात करना चाहता हूं, तो पहले मैं क्या करूंगा, श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करूंगा, और उसके बाद क्या होगा, n टेंस टू इंफिनिटी लिमिट लगा देंगे उस पे, तो क्या बन जाएगा, हमारे पास, बताइए, पूरी सीरीज का योगफल बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपके पीछे? बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत बढ़िया यूनिट है, आपको मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। मतलब क्या है कि एक तरीके से अपने चाहना चाहें तो एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो रहा है ना नीचे तक। और श्रेणी अगर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ऐसे लिखा हुआ है, पहला पद ए है, तो वहां पर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे में। वो अपन ने वो जो ऊपर सीरीज लिखी है उसका वो लिखा है ए 1 माइनस आर की पावर n अपन 1 ऐसे मल्टीप्लाई, यहां भी एक पहला पद क्या है 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा डायरेक्ट 1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस आर। कि ये चीजें हमें आगे जरूरत पड़ने वाली, हम पूरी श्रेणी का योगफल ज्ञात करेंगे। कब करेंगे, कैसे करोगे, पूरी सीरीज का योगफल एक साथ, इनफाइनाइट श्रेणी का तो हम जानते हैं गुणोत्तर श्रेणी होती है, तब तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर। ठीक है, लेकिन हमेशा गुणोत्तर श्रेणी हो ऐसा जरूरी है, यहाँ तो कोई भी रूल हो सकता है, यहाँ तो कोई भी रूल हो सकता है। तब क्या करेंगे, तब हम श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद उस पर लिमिट लगा देंगे n टेंस टू इंफिनिटी। क्लियर, यहां तक लिख लिया भाई समझ में? अब लिखो अनंत श्रेणी का योगफल, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, अनंत श्रेणी का योगफल सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज बराबर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ऐसे आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2 माइनस 1/2 की पावर n माइनस 1। देखिए क्या हो जाएगा,
2 तो 2 ही रहेगा और ये 1/∞ हो जाएगा। तो क्योंकि n की वैल्यू अपन यहाँ पर इन्फिनिटी 2 की पावर इन्फिनिटी, 2 क्या है, एक से बड़ी संख्या है, एक से बड़ी संख्या की पावर आप बढ़ाते जाएंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और एट इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। जैसे 2 की पावर 2 लगाई 4 हो गया सीधा, 2 की पावर 3 लगाई 8 हो गया, 2 की पावर 4 लगाई 16 हो गया, बढ़ती ही जा रही है वो वैल्यू, और अनंत तो हमें भी पता नहीं कहाँ है, तो इतनी पावर्स लगाएंगे तो वो टेंड्स टू इन्फिनिटी रहेगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो 1/∞ आप जानते हैं क्या होता है, 1/∞ क्या होता है। कभी भी आपने लिमिट पढ़ा होगा 12th क्लास में कि n टेंस टू या x टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लगानी है, तो x को हम कोशिश यही करते थे कि 1 में लिखा जाए, ताकि 1/∞ की टर्म बने हमारे पास। जैसे अपने पास कोई टर्म है n² + 1 अपॉन 4 + n², यहां मुझे लगानी है टर्म्स n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि n को 1 में लिखा जाए, यहां से n² कॉमन लूंगा, यहां से भी n² कॉमन लूंगा, क्या बन जाएगा यहां 1 और ये 1/n², और यहां पर 1, ये 4/n²। अब लगा दो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ऊपर रह गया 1, नीचे भी 1, इसकी वैल्यू आ गई 1। तब n टेंस टू इन्फिनिटी, ऐसा पढ़ा हुआ है आप लोगों ने लिमिट में, वही कॉन्सेप्ट अपना यहां है, ठीक है। तो क्या आ गई वैल्यू, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, s से। किससे डिनोट करेंगे, s से। एक फिक्स सिंबल दे दिया, आप कोई अलग दे तो देना चाहो तो आपकी मर्जी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी स्टैंडर्ड जो नोटेशन हमारी बुक ने यूज किया है वो एस यूज किया है, सम के लिए, सम से एस हो गया, ठीक है। तो इनफाइनाइट सीरीज जो है उस पूरी सीरीज के योगफल को उसके किससे डिनोट कर दिया, एस से डिनोट। बात समझ में आई मेरी बात। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि हमसे आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस श्रेणी के कन्वर्जेंस के बारे में जानकारी कीजिए, इस श्रेणी के अभिसरण के बारे में जांच कीजिए, चेक कीजिए। अभिसरण का मतलब 3 तरीके की सीरीज बनती है हमारे पास, एक अभिसारी श्रेणी कन्वर्जेंट सीरीज, एक अपसारी श्रेणी डाइवर्जेंट सीरीज, और एक होती है दोलायमान सीरीज ऑक्सिलेटिंग सीरीज। अभिसारी श्रेणी, अगर मैं एक अनंत श्रेणी की बात करूं तो वो एक अनंत श्रेणी का योगफल, अनंत श्रेणी का योगफल अगर एक परिमित संख्या की तरफ अग्रसर है, एक फाइनाइट नंबर की तरफ टेंस कर रहा है, तो वो सीरीज क्या कहलाएगी, वो सीरीज क्या कहलाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज कहलाएगी। अगर अनंत श्रेणी का योगफल इंफिनिटी आ रहा है या -∞, मतलब क्या, एक इनफाइनाइट नंबर एक फाइनाइट नंबर की तरफ टेंस नहीं कर रहा है, एक इनफाइनाइट नंबर आ रहा है, तो वो श्रेणी होगी बेटा डाइवर्जेंट सीरीज, अपसारी श्रेणी। और दोलायमान श्रेणी की बात करें हम, ऑसिलेटिंग सीरीज की बात करें, तो दोलन कर रही है, उसका योगफल क्या आ रहा है, निश्चित ना आ रहा है, ना तो इनफाइनाइट आ रहा है ना फाइनाइट आ रहा है, कोई दो वैल्यू के बीच में क्या कर रहा है, दोलायमान है। एक आ गया, कभी -1 आ गया, वापस 1 आ गया, -1 आ गया, कुछ भी मतलब एग्जांपल दे रहे, तो वो श्रेणी के बारे में हम क्या कहेंगे, ये दोलायमान श्रेणी, ठीक है। तो ये जानकारी, अगर मैं इस सीरीज के बारे में कहूं, आपके सामने जो सीरीज लिखी है बेटे, इस सीरीज के बारे में आप क्या कहेंगे, कन्वर्जेंस के बारे में, इसका योगफल क्या है, तो इसका योगफल क्या है, फाइनाइट आया है पूरी सीरीज का, और योगफल फाइनाइट आया है, तो हम इस सीरीज के बारे में कहेंगे कि ये सीरीज हमारी क्या है, अभिसारी श्रेणी है, कन्वर्जेंट सीरीज। बात समझ में आई, समझ में आई कि नहीं आई। अगर यही श्रेणी मेरी, इस श्रेणी का योगफल परिमित नहीं आता, इनफाइनाइट आ जाता, तो मैं क्या कहता हूं कि यह श्रेणी डाइवर्जेंस है, अपसारी। और ना तो अभिसारी ना अपसारी, उस कंडीशन में क्या होगा, उसका योगफल फिक्स नहीं है। जैसे एग्जांपल, सर आप दोलायमान के बारे में बताइए, ये तो ठीक है, इनफाइनाइट आ जाता तो हम बात कर लेते, ठीक है। ये सारी चीजें मैं पर्टिकुलर लिखवाऊंगा आप, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, दोलायमान, ये सारे एक एक एग्जांपल लेकर के। पहला एग्जांपल मैंने दिया अभी कन्वर्जेंट सीरीज का है, ऐसे ही अपन डाइवर्जेंट सीरीज का देंगे, ऐसे ही ऑसिलेटिंग सीरीज का देंगे। देखो एग्जांपल लेता हूं,
मैंने एक सीरीज लिख दी समेशन UN बराबर 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ऐसे ये सीरीज चलती जाती। तो इस श्रेणी का मैं योगफल लिखूं तो Sn n पदों का योगफल लिखूं। आप देख रहे हो इस सीरीज के हर एक दो पदों का योगफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। हर एक दो पदों का योगफल क्या आ रहा है। अगर सीरीज में दो पद है केवल तो 1 माइनस 1 0, इसका योगफल क्या हो गया 0। 4 पद है तो भी 0, 6 पद है तो भी इसका योगफल 0, 8 पद है तो भी 0। कहने का मतलब क्या है, अगर इस सीरीज में n पदों का योगफल निकाल रहा हूं, अगर n की वैल्यू सम संख्या है, इवन नंबर है, तो ये योगफल क्या आएगा, योगफल क्या आएगा बेटा 0। 10 पद ले लो, 20 पद ले लो, 30 पद ले लो, 0 आएगा। तो हर एक दो पदों का योगफल 0 आएगा। 30 का मतलब क्या है, दो दो का पेयर बन गया 15, सारे योगफल 0 और 0 को 15 बार जोड़ा 0। समझ में आई बात। तो इसका योगफल 0 आ रहा है कब, इफ n इज even। n क्या है, सम संख्या। अब बात करते हैं सर 3 पद लूं मैं, एक पद लेता हूं पहले, एक पद मतलब 1, योगफल क्या आ रहा है 1। 3 पद लिए, इनका योगफल तो 0, ये पद रह गया 1। फिर 5 पद लिए तो 0 2 0, 5वां पद रह गया 1। 7 पद लिए 1, 9 पद लिए 1। मतलब क्या, अगर मैं सीरीज के योगफल में इस n की वैल्यू ओड नंबर लूं, विषम संख्या लूं, इसका योगफल 1 आ रहा है। समझ में आई मेरी बात। इसका योगफल हमेशा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम यही कहेंगे इफ n इज ऑड, n क्या है, एक विषम संख्या है, तो हम यही कहेंगे कि यही प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा। n टेंस टू इंफिनिटी लगाओगे तो यही रूल है, का योगफल 0 होगा या 1। मतलब क्या, फिक्स नहीं है, 0 और 1 के बीच में दोलायमान है। एक पद लिया 1, 2 पद पे 0 पे आ गए, 3 पद लिए वापस 1, फिर 0, वापस 1 0। मतलब 0 और 1 के बीच में क्या कर रही है, ये दोलन कर रही है, इसीलिए ये सीरीज क्या कहलाएगी, ऑसिलेटिंग सीरीज। बोलो वो समझ में आई बात मेरी, समझ में आई। मैं चीजें समझा रहा हूं, अच्छे से लिखवाऊंगा भी, ये पहले समझना जरूरी है कि ऑसिलेटिंग सीरीज का मतलब क्या, कैसे चेक करेंगे, वो सारी चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। समझ में आई बात। चलो फिर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कन्वर्जेंट सीरीज का। कन्वर्जेंट सीरीज का तो हमने लिख लिया, डाइवर्जेंट सीरीज सॉरी। मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, समेशन UN 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, इस श्रेणी के n पदों का योगफल में लिखना चाहूं तो इस श्रेणी के रूप में है क्या, अरे सारे नेचुरल नंबर्स का सम है, प्राकृत संख्याओं का सभी तो है। ऐसे n लिखना चाहूं मैं आपके सामने, इसका मतलब क्या है, n प्राकृत संख्याओं का योगफल, 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 टू n। और आप सभी जानते हैं n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2, यही होता है, n प्लस 1 अपॉन 2, यही होता है। लिख दीजिए सर, n प्लस 1 अपॉन 2। अब मुझे इस पे लिमिट लगानी है n टेंस टू इंफिनिटी, क्योंकि मुझे पूरी सीरीज का योगफल चाहिए, n पदों का नहीं चाहिए केवल। तो लिमिट लगाएंगे बेटा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Sn। आप देख रहे हो इस साइड में n को 1 अपॉन n में लिखने की कोई गुंजाइश ही नहीं, नीचे कोई n या n स्क्वायर आता तो हम ऊपर नीचे कॉमन लेके उसको काट देते, ठीक है, 1 अपॉन n में लिख देते, नीचे तो 2 ही रहेगा, ऊपर n को कैसे भी लिख लो आप, इंफिनिटी आए, ऊपर इंफिनिटी नीचे 2, इसका मान क्या आ गया, इंफिनिटी। तो श्रेणी का योगफल s बराबर क्या आ गया, इंफिनिटी। ठीक है, श्रेणी का योगफल s बराबर क्या आ गया, इंफिनिटी। मतलब परिमित नहीं है, और परिमित नहीं है तो ये सीरीज क्या कहलाएगी, डाइवर्जेंट सीरीज कहलाएगी। अब सारी श्रेणी कहलाएगी। बताओ समझ में आई तीनों चीजें।
कब सीरीज, कौन सी कंडीशन में सीरीज कन्वर्जेंट होगी, कौन सी कंडीशन में सीरीज डाइवर्जेंट होगी, और कौन सी कंडीशन में ऑसिलेटिंग होगी, दोलायमान होगी। ये चीजें समझ में आई क्या आपके? मैंने आपको कहा श्रेणी के योगफल अगर एक परिमित संख्या की तरफ अग्रसर है, फाइनाइट वैल्यू की तरफ टेंस कर रहा है, तो वो श्रेणी कन्वर्जेंट अभिसारी होगी। इनफाइनाइट वैल्यू की तरफ टेंस कर रहा है तो वो सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। और दो वैल्यूज के बीच में अगर ऑसिलेट कर रहा है तो हम कहेंगे वो सीरीज ऑसिलेटिंग सीरीज। बात समझ में आ गई अच्छे से? चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही जानकारी लेंगे सीरीज के बारे में। कल हम इस तीनों पर्टिकुलर रूल्स के एग्जाम्पल, कब सीरीज कन्वर्जेंट कैसा एग्जाम्पल है, कब सीरीज दोलायमान और कब सीरीज, मैंने आपको समझा दिया, इसको अच्छे से लिखवाऊंगा। और उसके बाद फिर हम हमारे एक्सरसाइज पे चलेंगे, क्वेश्चंस पे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से, और आगे भी समझ में आता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।